जिताना है, जो विरोधी खड़े उनकी जमानत इस बार जब्त कराना है। तो दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। आज मंच पर राजा महेंद्र सिंह जी, जिन्हें राजा भदावर के नाम से आप सब सम्मान के साथ बुलाते हैं, मंच पर विराजमान हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद भाई राजकुमार चाहर जी, जो किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैंने उनसे निवेदन किया कि हेलीकॉप्टर फिर उड़ नहीं पाएगा, मेरी बात रह जाएगी। तो वहां बीच में मैंने कहा कि आप बोलना होगा तो फिर बाद में आप सब अपनी बात कहिएगा। तो उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार किया और जिनको फिर से विधानसभा भेजने के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं, ऐसी रानी पच्छालिका सिंह जी, मैं सच में प्रशंसा करता हूं। एक भी काम ऐसा कभी नहीं बताया जो जनता की जरूरत से जुड़ा न रहा, और मेरी ओर से भी मैं जो कर सकता था वो करने का प्रयास किया। और मंच पर हमारे श्रीमान प्रभात चतुर्वेदी जी, विधानसभा प्रभारी, श्रीमान अनुरुद्ध सिंह दीवान जी, हमारे जिले के अध्यक्ष, गिरिराज जी का नाम छूटा जा रहा था, हमारे गिरिराज कुशवाहा जी जो जिले के अध्यक्ष है, मेरे छोटे भाई की तरह हैं, श्री माधव सिंह बघेल जी, श्रीमान मानवेंद्र सिंह राठौड़ जी, श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी, श्री शिव कुमार शर्मा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष गण हैं, रामबरन कुशवाहा जी, रविंद्र भदौरिया जी, सतीश परिहार जी, निखिल गुप्ता जी, विधानसभा प्रभारी प्रयाग नारायण शर्मा जी, होरीलाल जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुनील बाबू जी, चेयरमैन बाह सतवीर सिंह जी भदौरिया, ब्लॉक प्रमुख बिनाहट, और श्री हरनारायण सिंह भदौरिया जी, कप्तान सिंह वर्मा जी, श्रीमती पंकजा शर्मा जी, और मंच पर और मंच के सामने बड़ी संख्या में मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, सबको चरण छू करके प्रणाम करता हूं। बड़ी संख्या में मेरे नौजवान दोस्त हैं, उनका सबका आह्वान करता हूं कि आप जब जवान कोई चीज तय कर ले, कहा जाता है ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ऐसे मेरे जवान पूरी ताकत के साथ आप सब लगे। मेरी मातृशक्ति, मेरे पत्रकार मित्र, मेरे बाईं ओर मंच पर तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हैं। जगह मुझे लगता है छोटी पड़ गई, आचार संहिता के कारण बंधन है, अन्यथा भारी संख्या में जिस प्रकार से आप आते हैं और जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे आप पर गर्व है। आपने 2017 हो चाहे 2019, आपने सदैव मेरा मस्तक ऊंचा करने का काम किया है। मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं। 2022 का विधानसभा चुनाव, सपने तो श्री अखिलेश यादव जी बड़े भारी देख रहे हैं कि 400 सीटें जीतेंगे, लेकिन मैं आगरा में लगभग, आज मेरी जो 6वीं सभा है आगरा विधानसभा की, 5 में हुआ है और 6वां कार्यक्रम है। और मैं जहां पूछता हूं, बताओ क्या आगरा में जो 9 विधानसभा सीटें हैं, इसमें किसी में समाजवादी पार्टी का खाता खुलने वाला है क्या? दोनों हाथ उठाकर खुलने वाला है क्या? तो मैं यही कहता हूं, श्री अखिलेश यादव जी, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना कोई गलत नहीं, आप देखो। लेकिन 2022 के विधानसभा के इस चुनाव में 2017 में जो 47 विधायक सपा के जीत करके गए थे, उसमें तो आधे से ज्यादा भाग गए, कहां चले गए, कहां गए, कोई पता नहीं। इनके 47 भी जीत जाएंगे तो बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि होगी। बसपा हो, कांग्रेस हो, उनका क्या है? कुछ बचा है क्या? भारतीय जनता पार्टी का कमल, सुशासन, सुरक्षा, विकास, रोजगार, गुंडागर्दी से मुक्ति, भ्रष्टाचार से मुक्ति, दंगागर्दी से मुक्ति, इस सब का प्रतीक क्या है? कमल का फूल है। मैं आप सबसे केवल ये कहने के लिए आया हूं कि 2022 में भी रानी साहिबा को हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना करके भेजा है, लेकिन जब आप मतदान करने के लिए जाइएगा
तो केशव प्रसाद मौर्य आपका प्रत्याशी है, मान करके जाइएगा, पूरी ताकत के साथ कमल खिलाने का काम करिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप 2022 से बड़े अंतर से बाहा विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाने का काम करेंगे। और मैं यही कहा करता हूं कि आप सब मेरा मस्तक ऊंचा कर दीजिए। अगर आज मैं यहां कुछ कह के जा रहा हूं और कह रहा हूं कि मुझे प्रत्याशी मानिएगा और मैं तो अभी भाषण देके चला जाऊंगा, अब चुनाव के बाद 10 मार्च के बाद ही आप सबके बीच में कोई कार्यक्रम करके आना होगा, लेकिन यह मस्तक ऊंचा रखने का उत्तरदायित्व तो आपका। करोगे मस्तक ऊंचा मेरा? और मैं आपको कह करके जा रहा हूं इसी मंच से, आपका मस्तक मैं ऊंचा रखने का काम करूंगा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश पूरा अराजकता के दौर से गुजर रहा था। गुंडागर्दी, दंगा फसाद, अपहरण, उद्योग, उत्तर प्रदेश से कई जिलों से समाजवादी पार्टी के गुंडों के भय के कारण लोगों को अपना घर बार बेच करके पलायन करना पड़ता था। लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद किसी गुंडे, अपराधी, माफिया की औकात है क्या कि किसी को यूपी छोड़ने के लिए मजबूर कर दे? अब यूपी छोड़ के उनको जाना पड़ रहा है जो लोगों को यूपी छोड़ने के लिए विवश करते थे, मजबूर करते थे, धमकी देते थे, डराते थे, धमकाते थे। आज पूरे यूपी के अंदर किसी गुंडे, अपराधी, भूमाफिया की औकात नहीं है कि किसी को कह दे कि ये जमीन हमें पसंद है, इसको चलो इतने रुपए में लिख दो। पूरे यूपी के अंदर कोई दंगा करने का साहस नहीं कर सकता है। और समाजवादी पार्टी को जब अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करनी पड़ी तो कितने लोग उनके जेल के अंदर बंद हैं वह प्रत्याशी बन गए, और कितने लोग जमानत में हैं वह प्रत्याशी बन गए। जो जेल पे और बेल पे घूम रहे हैं उनको इन्हें प्रत्याशी बनाना पड़ रहा, और ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में 400 सीटें जीतेंगे। सपा गठबंधन की, कांग्रेस पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की विदाई का दिन क्या है मैं बता दूं आपको। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश से सपा, बसपा, कांग्रेस की बीमारी का अंत हो जाएगा। इनकी विदाई का समारोह उत्तर प्रदेश की जनता तय कर देगी। अभी कई बातें रानी साहिबा मैं देख रहा था बता रही थी, हमने सबका साथ सबका विकास किया है, कोई भेदभाव नहीं किया। और मैं एक नारा लगाया करता हूं, हमारे लिए गरीब गरीब एक समान, किसान किसान एक समान, जवान जवान एक समान, बेटी बहन एक समान, हिंदू हो चाहे मुसलमान। हमने किसी से कोई भेदभाव नहीं किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का अगर राशन फ्री में मिल रहा है, निःशुल्क मिल रहा है, तो क्या हिंदुओं को मिला है, मुसलमानों को नहीं मिला है? सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली से भेजते हैं 2-2 हजार की 3 किस्त। चाहे हिंदू किसान हो, चाहे मुस्लिम किसान हो, चाहे बड़ा किसान हो, चाहे छोटा किसान हो, सबके खाते में 2-2 हजार की 3 किस्त में पैसा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कितने घंटे बिजली आती थी, याद है कि भूल गए आप लोग? हर चुनाव में मुद्दा क्या होता था? सड़क होती थी, बिजली होती थी, कानून व्यवस्था होती। लेकिन इस चुनाव में विपक्ष के पास हिम्मत है क्या कि वो बिजली को मुद्दा बना दे, सड़क को मुद्दा बना दे, कानून व्यवस्था को मुद्दा बना दे? जब किसी अपराधी के द्वारा किए गए अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए बुलडोजर चलता है तो दर्द किसको होता है? इन गुंडों, माफियाओं, अपराधियों, अपहरणकर्ताओं, दंगाइयों के सरदार श्री अखिलेश यादव जी को होता है। बताइए, जो अवैध कब्जे को खाली करके वहां पर गरीबों के लिए मकान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए?
दोनों हाथ उठा के बताइए, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है जिसने अपराध किया है, जिसको समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में संरक्षण दिया जाता था। उनको सजा देनी चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उनको जेल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार यही काम कर रही है। तब श्री अखिलेश यादव जी को लगता है कि या तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। श्री अखिलेश यादव जी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बल पर यूपी के राजनीति का युग समाप्त हो गया है। 10 फरवरी को मतदान होने वाला है। मैं आप सबसे केवल यही अपील करने आया हूं, यहां पर जितने लोग हो, अगर आज ये तय करके आप जाओगे, कितना आज 4 तारीख है, 5 दिन का ही तो समय लगाना है। 5 दिन आप अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मान करके घर घर चले जाइए, लोगों के पास चले जाइए। अगर किसी को किसी भी योजना का लाभ पाने का वो पात्र रहा है, हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने दिया है, और जिनको नहीं मिला है वो हमारी ही सरकार देगी। ये तो लूट की योजना बनाने वाली पार्टियां हैं जो विरोध पक्ष में खड़ी हैं। ये तो चाहते थे कि 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ही ना बन पावे, और 2019 में तो सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सब एक हो गए। कभी सांपनाथ, नागनाथ, नेवलानाथ को एक होते हुए देखा है क्या आपने? लेकिन सब एक हो गए। क्यों एक हो गए? कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। लेकिन आपने अपने दिल में अगर मोदी जी को, कमल के फूल को, भारतीय जनता पार्टी को बैठा रखा था, तो सारे विरोधी राजनीतिक दल अगर एक हो जाएं, तब भी खिलेगा कमल का फूल। और 2022 का विधानसभा चुनाव भी 2024 से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना मेरे भाई बहनों। सबको लगता है अगर यूपी में बीजेपी को 2022 में रोक लेंगे तो 24 में नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली में रोक लेंगे। ना तो मैं कहना चाहता हूं विरोधियों को, ना तुम 22 में रोक पाओगे और ना 24 में रोक पाओगे। इसलिए मैं आप सब लोगों के सामने तमाम 2019 में जब आपने सरकार बनाया, तो सरकार बनाने के बाद आप सब लोगों ने एक संदेश दे दिया कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चाहे अगड़ा वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, यह त्रिवेणी भाजपा की है, जहां सबका साथ, सबका विकास होता, सबको सम्मान, सबको स्थान दिया जाता। अन्यथा केशव प्रसाद जैसा एक साधारण परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था। चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। आप सबके आशीर्वाद से यह दिन आया है, और 2022 के चुनाव में हमारे लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण है, एक एक वोट महत्वपूर्ण है। हम जीत रहे हैं, हमें भी मालूम है, हमारे विरोधियों को भी मालूम है, मेरे पत्रकार मित्रों को भी मालूम है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर एक बार 300 से ज्यादा सीटें जीत करके सरकार बनाने जा रही है। इसे पूरे यूपी में मैं नारा लगाया करता हूं कि 100 में 60 हमारा, 40% में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है। क्यों हमारा है? क्योंकि हमने सबका साथ, सबका विकास किया है। अगर किसी के अंदर हृदय है तो घर से भले वोट डालने के लिए निकलेगा कि हम किसी और दल को वोट देंगे, लेकिन जब कमल का फूल दिखाई देगा तो उसे समझ में आएगा एक कमल का फूल दबाने से किसी गरीब का पक्का मकान बनकर के तैयार हो जाएगा। कमल के फूल की बटन दबाने से 24 घंटे या बिना कटौती के पूरे यूपी को बिजली मिलने लगेगी। कमल के फूल की बटन दबाने से गुंडा राज इतिहास के पन्नों में तो देखने को मिलेगा, लेकिन ना वर्तमान में देखने को मिलेगा, ना भविष्य में देखने को मिलेगा। केवल विकास की गंगा बहेगी, विकास की यमुना बहेगी। अगर आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो रामलला का भव्य मंदिर बन पाता क्या? जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो पाती क्या? इसलिए मैं आप सब लोगों से आज यहां पर ये प्रार्थना करने के लिए आया हूं, निवेदन करने के लिए आया हूं। 4:30 बजे मुझे बताया गया है
कि हेलीकॉप्टर को उड़ना है, बहुत मुझे बातें करनी। मैं रानी साहिबा से निवेदन कर रहा हूं और आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूं। मैं जानता हूं 10 मार्च को समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके समाप्तवादी पार्टी हो जाएगा, लेकिन मैं 10 मार्च के बाद जब आप विजय तिलक लगा करके उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक विधायकों की सूची में 12 सीट को 2017 से भी बड़े अंतर से जिता करके भेज दोगे तो मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाएगा। करोगे? बता दो, दोनों हाथ उठा करके। आज से 5 दिन का समय कमल खिलाने के लिए लगाओगे? बताओ इधर ही सब, मैं जानता हूं यहां सब बैठे, सब लगाओगे? दोनों हाथ उठा के बताइए मुझे। और आज से अगर आप 5 दिन का समय लगा दिए तो यह 5 साल जो सुशासन का कमल है ना, मैं कहा करता हूं लक्ष्मी जी विकास के लिए क्या चाहिए? लक्ष्मी जी पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? और लक्ष्मी जी बताओ साइकिल में बैठ के आती है क्या? हाथी में बैठ के आती है क्या? पंजे में बैठ के आती है क्या? वो कमल के फूल पर बैठ करके आती हैं। और कमल का फूल गिरा दीजिए, अब बाकी चाहे दिल्ली का खजाना होगा चाहे लखनऊ का खजाना होगा, आप सबके सामने मैं वर्तमान जो आपकी विधायक हैं, जो भविष्य की विधायक हैं, उनको आश्वस्त करना चाहता हूं। वर्तमान आपके सांसद जी बैठे हैं, मंच पर पार्टी का नेतृत्व बैठा है, भरोसा दिलाता हूं दिल्ली और लखनऊ के खजाने से आगरा और बाह विधानसभा क्षेत्र को पूरी तरह से सींचने के लिए कोई कमी नहीं रह जाने देंगे। या भरोसा दिलाते हुए आप सबको यह निवेदन करते हुए कि आने वाली 10 तारीख तक जाइए, सब कुछ भूल अपने अपने बूथ को अपनी विधानसभा मान करके खिला दीजिए कमल का फूल। मैं आप सबको यही कह रहा हूं कि आपकी विधानसभा आपका बूथ है और आपके बूथ पर लगने वाली ईवीएम मशीन पूरी तरह से कमल के फूल से लबालब हो जानी चाहिए, उबाल मारनी चाहिए। और जो विरोधी दल के प्रत्याशी है, जिनका न कोई नीति है, न नियति है, न जिनके पास कोई मुद्दा है, केवल झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है, उनकी जमानत जब्त करा देने का काम करिए। यही निवेदन करते हुए देता हूं अपनी वाणी को विराम। आप सबको बारंबार प्रणाम करके फिर चाहूंगा एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। आज मेरी बात अधूरी रह गई। 10 मार्च के बाद आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए